ओके सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ द ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन स्टैम्प एक्ट। क्या देखेंगे? इंडियन स्टैम्प एक्ट चैप्टर 12 है। किस सब्जेक्ट का बता दो सर? ये है JIGL न्यू सिलेबस चैप्टर 12 इंडियन स्टैम्प एक्ट। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे भी देख सकते हैं, न्यू सिलेबस वाले बच्चे तो देखेंगे ही। अच्छा, इंडियन स्टैम्प एक्ट क्या होता है, क्यों ये लाया गया है, सबसे पहले वो समझते कि इसका रिक्वायरमेंट क्या था। स्टैम्प का मतलब समझ में आ रहा है? स्टैम्प, हाँ जी बताओ, स्टैम्प का मतलब समझ में आ रहा है? सर स्टैम्प का मतलब तो वही ना, वो जो पेपर के ऊपर जो लगता है एक छाप जो बैठता है ना सर, और जिसके कारण हमको पेमेंट भी करना होता है। हाँ, तो ये स्टैम्प का रिक्वायरमेंट क्या होता है या फिर हमको स्टैम्प चाहिए क्यों? देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट हो, वो लीगल तब बनता है जब उसके ऊपर स्टैम्प लगा होता है। मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे करने के बाद इसके ऊपर स्टैम्प लगता है। ठीक है, स्टैम्प लगने का मतलब होता है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट है। पकड़ लो, आपने कभी भी आप कोर्ट में जा रहे हो कि किसी भी केस के कारण, एंड आपको कोई एविडेंस सबमिट करना है, और अगर उस एविडेंस के ऊपर स्टैम्प नहीं है, जैसे कि आपकी ज़मीन के पेपर, ठीक है, उसके ऊपर स्टैम्प नहीं है, तो वो लीगल एविडेंस नहीं है, उसको माना ही नहीं जाएगा। तो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है स्टैम्प। इसलिए हम लोग लगाते हैं, या फिर स्टैम्प का रिक्वायरमेंट इसलिए था क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे, लैंड का हो जाए या फिर किसी भी और चीज़ का हो जाए, उसको लीगल बनाने के लिए अपने को स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करना पड़ता था, एंड स्टैम्प लगा के फिर जाना पड़ता था। एंड अगर स्टैम्प लगा दिया हम लोगों ने तो वो बन जाता था, बताओ क्या, लीगल। ये एकदम लेमन्स टर्म में आपको समझा दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं किया, एकदम सिंपल भाषा में समझे आप कि स्टैम्प होने से पहले क्या दिक्कत था, एंड स्टैम्प अभी आने के बाद क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ वो भी हम लोग देखने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगाओ, बहुत ज़्यादा ही ध्यान लगाना है आपको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि द नीड फॉर बताओ ना किसका, द नीड फॉर द स्टैम्प। ठीक है, नीड क्या था स्टैम्प का? नीड फॉर स्टैम्प एक्ट। बिफोर स्टैम्प एक्ट क्या हुआ था, सबसे पहले वो समझाओ सर। देखो, सिंपल तरीका है, सिंपल चीज़ है। बिफोर देयर वॉज नो स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम, कोई स्टैंडर्डाइजेशन सिस्टम नहीं था फॉर लिवाइंग टैक्सेस ऑन लीगल डॉक्यूमेंट्स। लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर टैक्स लगाने का कोई तरीका नहीं था। ठीक है, अब तरीका कैसे हम लोग निकालें स्टैम्प एक्ट लाने के बाद? ठीक है, दिस लेड टू सेवरल प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम था? रेवेन्यू लॉस होता था, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होता था। आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हो तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी चाहिए होता है। आप कोई भी फ्लैट खरीद रहे हो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी चाहिए होता है। अगर स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करने का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना, कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़मीन में बैठ के इंडिया के ज़मीन को खरीद रहे हो, तो उसका एक पार्ट ऑफ द मनी विल गो टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होता था, जो पहले रेवेन्यू लॉस होता था, स्टैम्प एक्ट आने से पहले जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे, एंड स्टैम्प ड्यूटी लगता नहीं था, तो रेवेन्यू लॉस होता था, बहुत भारी रेवेन्यू लॉस होता था। फ्रॉड होता था, इवेशन होता था। फ्रॉड मतलब, देखो, अगर मैंने तुमको तुम्हारा ज़मीन, मतलब मैंने अगर मेरा ज़मीन तुमको बेचा, इसका क्या गारंटी है जो ज़मीन मैंने तुमको बेचा वो मेरा ही है? ज़मीन का पेपर कहाँ पर है, और ज़मीन का पेपर लीगल है कि नहीं, वो उसका गारंटी क्या है? तो इस सब ये जो, तो मैंने अगर आपको, मेरा ज़मीन नहीं है लेकिन फिर भी मैंने अगर आपको बेच दिया वो ज़मीन, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉड हो जाएगा ना आपके साथ। क्या हो जाएगा बताओ? फ्रॉड हो जाएगा। तो अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, उसको कैसे बचाएं हम लोग? स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, स्टैम्प एक्ट से। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, लीगली मेरे को पता रहेगा कि चलो ठीक है, ये ज़मीन आप ही का है, इसके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करने के बाद आपने ज़मीन को अपने नाम पे लिया है, एंड ये आपका है, एंड इसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक चीज, अंडरवैल्यूइंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता था। अंडरवैल्यूइंग मतलब जिस जमीन का दाम, पकड़ लो, जिस जमीन का दाम 2 करोड़ है, उसको हम लोग 50 लाख करके खरीदते थे। ठीक है, एक इंसान दूसरे इंसान को बेचता था, किस लिए? अब हो सकता है कि वो मेरा रिलेटिव है ज़्यादा, अगर मैंने इस ज़मीन का दाम, जो दाम है 2 करोड़ रुपए, ठीक है, वो अगर मैं पेमेंट करने लग जाऊँ, उसके ऊपर ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी जो है वो लगने वाला है, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स पेमेंट करना पड़ सकता है हमें। ठीक है, और इससे क्या होता था? फ्रॉड होता था। कैसे फ्रॉड होता था? मैंने मेरा ज़मीन मेरे भाई को बेच दिया,
ठीक है, मेरे मेरे टैक्स बचाने के लिए, इनकम टैक्स से भी बचाने के लिए, कैपिटल गेन्स में बचाने के लिए मैंने अपना ज़मीन मेरे भाई के नाम पे कर दिया, लेकिन बहुत कम कंसिडरेशन पे। जो इलीगल है, जो कंसिडरेशन एक्चुअल कंसिडरेशन है वो पेमेंट करना होगा, राइट। तो वो कैसे पता चलेगा? वो जब हम लोग स्टैम्प ड्यूटी लगाते हैं, स्टैम्प एक्ट के अंदर प्रोविजंस फॉलो करते हैं, तब जाके अपने को पता लगता है कि चलो ठीक है, इस ज़मीन का असली दाम ये है एंड ये इसके ऊपर इतना टैक्स लिवाई होगा, तो वहाँ पे फ्रॉड एंड इवेशन नहीं होगा। उसके बाद इनएफिशिएंसी तो था ही। सबसे पहले मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि मेरे इंडिया में कितना ज़मीन है, किसके पास कौन सा ज़मीन है, किसका मालिक कौन है, ये रिकॉर्ड ही नहीं है। तो इनएफिशिएंसी बनता था, टैक्स कलेक्शन डिफ़िकल्ट होता था, लेकिन अभी कोई टैक्स कलेक्शन में डिफ़िकल्ट वगैरह नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्व क्या हुआ? रेवेन्यू जनरेशन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड होने से बचा दिया हम लोगों ने, स्टैंडर्डाइजेशन हुआ, इफ़िशिएंसी हुआ। एक नॉर्मल अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो आपका आप ये चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट, ठीक है, इस चार्ट को अगर अच्छे से देखोगे ना, ये बिफोर स्टैम्प एक्ट है एंड ये आफ्टर द स्टैम्प एक्ट है। तो सबसे पहले रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा होता था, क्या आप देख पा रहे हो? बहुत ज़्यादा। ये अगर मैं इसको 60, ये 60 वाला लेवल है, ठीक है, और ये 20 वाला लेवल, तो 60 ज़्यादा, ये एक पैरामीटर है ऑफ मेजरिंग की कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना कम हो रहा है। तो क्या आप इस कैंडल को देख पा रहे हो कि कैंडल कितना बड़ा है एंड ये कैंडल कितना छोटा हो गया? देखो, आफ्टर ब्रिंगिंग द व्हाट, स्टैम्प एक्ट, फ्रॉड एंड इवेशन भी बहुत ज़्यादा होता था, वो भी बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ हो गया। इनएफिशिएंसी तो बहुत ज़्यादा ही होता था, वो भी मिनिमाइज़ हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है कि स्टैम्प एक्ट आने से कितना ज़्यादा मिनिमाइजेशन ऑफ ये सारा चीज़ हुआ, रेवेन्यू लॉस, फ्रॉड एंड इवेशन एंड इनएफिशिएंसी। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना होगा कि स्टैम्प एक्ट इसलिए लाया गया, एंड फॉर दिस थिंग वी आर प्रिवेंटिंग रेवेन्यू लॉस, प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड इवेशन एंड इनएफिशिएंसी को भी प्रिवेंट कर रहे हैं हम। अंडरस्टूड? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अभी जो एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे से सुनना है इस चीज़ को। देखो, ये जो स्टैम्प एक्ट है ना, ये एक प्रकार का बहुत सारे डेफिनेशंस का कंपाइलेशन भी है स्टैम्प एक्ट में। अब स्टैम्प किसके ऊपर लगेगा अगर मैं बताऊं, तो बहुत सारा चीज़ें जिसके ऊपर स्टैम्प लगता है। अब वो चीज़ें जो है उसका डेफिनेशन भी तो आपको आना होगा कि अच्छा, अगर मैं बताऊं आपको कि चेक, तो चेक क्या होता है, चेक होता क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं, चेक के ऊपर कैसे लिवाई होता है। तो ये सारे डेफिनेशंस हम लोग समझेंगे। आज का क्लास पूरा डेफिनेशन का ही क्लास होगा। ये डेफिनेशंस आप समझोगे तो एग्जामिनेशन में बहुत ब्यूटीफुली लिख पाओगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से। देखो, अच्छा देखो, द इंडियन, अच्छा ये डेफिनेशन है। अच्छा, डेफिनेशन के अंदर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मार्किंग करवा लेते हैं फटाफट इस चीज़ का। द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 is the law relating to stamps, is the law relating to what? Relating to stamps. Is the law relating to stamps which consolidates, एक साथ करता है, क्या करता है? कंसोलिडेट करता है एंड अमेंड करता है द लॉ रिलेटिंग टू स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी का जो लॉस था उसको एक्यूमुलेट करता है, कंसोलिडेट करता है, एक जगह पे लाता है एंड देन उसको अमेंड भी करता है। अमेंड करने के बाद ही ना जाके एक प्रॉपर, देखो एक चीज़ समझो, एक बहुत अच्छी तरीके से चीज़ समझो आप लोग कि भाई मेरे देखो, ये जो स्टैम्प एक्ट के पहले लॉस था, ये बहुत सारे लॉस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे लॉस थे। ठीक है, रिगार्डिंग सेलिंग एंड परचेज ऑफ व्हाट, लैंड, बिल्डिंग, ये सारा पकड़ लो। अच्छा, स्टैम्प एक्ट लाने से पहले बहुत सारे लॉस थे। अब उन सारे लॉस को एक साथ लेके ठीक है, यहाँ से उन लोगों ने पास किया और एक अच्छा सा कंटेनर में उन लोगों ने इसको भर दिया। ठीक है, एक्यूमुलेट कर दिया, एक्यूमुलेट, सारा लॉ जो है एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गया, कंसोलिडेट हो गया। ठीक है, होने के बाद जो चीज़ रेलेवेंट है उसको रखा, जो चीज़ रेलेवेंट नहीं है, शायद ये रेलेवेंट नहीं था, शायद ये रेलेवेंट नहीं था, शायद ये रेलेवेंट नहीं था, इसको हटा दिया। तो हटाने का मतलब ये होता है कि अमेंड कर दिया, उसको चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है ना? जो रेलेवेंट था पूरे कंपाइलेशन के बाद उसको वहाँ पे रखा है। तो समझ में आ रहा है, ये जो हमारा स्टैम्प एक्ट है ये क्या है? एक प्रकार का
relating to stamps which consolidates and amend the law relating to stamp duty. Is it clear? Clear. It is a fiscal legislation of stamp duty on certain instruments. The act is divided into 8 chapters. ठीक है, and there is a schedule which contains the rate of stamp duties on various instrument. 8 चैप्टर में डिवाइडेड है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 हिस्सों में ये हम लोग लिस्ट देख सकते हैं. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जो हम लोगों ने इनकम टैक्स JIGL में भी देखते हैं. ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में क्या होता है, पावर, ये पावर किसको मिलता है, यूनियन लिस्ट का पावर किसको मिलता है सर, यूनियन लिस्ट का पावर हमेशा हमारे, बताओ किसको मिलता है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है यूनियन लिस्ट का पावर. और बाकी सर बताओ, बाकी ये जो स्टेट लिस्ट है ये मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को. ठीक है, और कॉन्करेंट लिस्ट में सर, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों आएंगे. कौन कौन आएगा, सेंट्रल प्लस स्टेट. क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, ओके. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से लॉज बनाएंगे, देखो रिगार्डिंग द स्टैम्प एक्ट, अच्छे से देखना. पावर टू लिवाई स्टैम्प ड्यूटी ऑन कॉमर्शियल इंस्ट्रूमेंट, ये पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर स्टैम्प एक्ट लगवाना. ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी लगवाना. इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारे कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट्स है, चेक्स, प्रॉमिसरी नोट्स एक्सेट्रा. यूनियन गवर्नमेंट कैन रिड्यूस और रेमिट ड्यूटीज ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट, इनके ऊपर हम लोग ड्यूटी जो है, ड्यूटी मतलब वही टैक्स, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं. किसके पास पावर है, यूनियन के पास पावर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है. स्टेट लिस्ट क्या करेगा, स्टेट लिस्ट कैन प्रिस्क्राइब रेट्स फॉर अदर इंस्ट्रूमेंट, इनके अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनके ऊपर स्टेट लिस्ट जो है, स्टेट जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा कि कितना रेट होना चाहिए. Amendments by state can include adding and modifying sections and schedule. State may pass separate legislation for their domain. तो स्टेट के अंदर जो कंट्रोल होगा ना, उसमें वो लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं सेक्शंस में. देखो सेंटर ने तो एक प्रकार का एक्ट बना दिया एंड उसके बाद सेंटर का ही फॉलो करना होगा, जो ऑल ओवर इंडिया में फॉलो होगा. लेकिन स्टेट के पास पावर है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन दिस इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना, उनके ऊपर. तो वो जो चुनिंदा इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनके ऊपर लॉ जो है, चेंजेस जो है वो स्टेट ला सकता है अपनी मर्जी के हिसाब से. ठीक है. कॉन्करेंट लिस्ट प्रिंसिपल्स फॉर लिवाई ऑफ ड्यूटी फॉल हियर. इसमें क्या होता है कि क्या अगर हम लोग लिवाई कर रहे हैं टैक्स, लिवाई कर रहे हैं ड्यूटी, तो कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम लोग करेंगे. तो ये 3 चीज़ आपको समझ में आ चुके हैं, एंट्री 91, एंट्री 63 एंड एंट्री 44. क्या ये लिख पाओगे एग्जामिनेशन में, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. सुनो सर, कॉन्करेंट लिस्ट हो चुका है. नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे ना वो है डेफिनेशन. यहाँ से डेफिनेशन शुरू होगा. डेफिनेशन देखेंगे हम लोग. सबसे पहला डेफिनेशन है बिल ऑफ लैंडिंग. बिल ऑफ लैंडिंग क्या है, सबसे पहले हम लोग एक बार देखेंगे कि प्रोविजन क्या है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. देखो, बिल ऑफ लैंडिंग डेफिनेशन. अ बिल ऑफ लैंडिंग इंक्लूड्स अ थ्रो बिल ऑफ लैंडिंग एक्सक्लूड्स अ mate's receipt. It is a receipt issued by the master of a ship for goods delivered for transport. 3 copies are made and signed by masters of the ship. Distribution of copies. 1 copy is kept by the consignor, जो कि sender है goods का, sender of the good. 1 copy is retained by the master of the ship and 1 copy is sent by the consignee, sent to the consignor, the receipt of the goods. जो गुड्स भिजवा रहा है उसके पास जाएगा एक रिसीट, जो गुड्स ले रहा है उसके पास जाएगा, और जो शिप चला रहा है, शिप का मास्टर है, उसके पास रहेगा एक रिसीट. ये 3 कॉपी जाएगा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद पर्पस क्या है, इट सर्व्स एज रिटन एविडेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कैरेज एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स बाई सी इन एक्सचेंज फॉर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट है कि मैं सेलर, मैं कंसाइनर, मैं सेंडर,
तुम कौन हो? तुम हो मास्टर ऑफ द शिप, शिप जो चला रहा है उसको गुड्स दे रहा हूँ, उसको गुड्स दे रहा हूँ किसी एक लोकेशन में जाके उसको ड्रॉप करने के लिए, किसी एक लोकेशन में जाके उसको ड्रॉप करने के लिए जो वहाँ पे रिसिपिएंट होगा वो रिसीव करेगा वो गुड। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है ना कि मैंने तुम्हारे शिप पे मेरे गुड्स रखे हैं, तुम उसको ट्रांसपोर्टेशन करके लेकर जा रहे हो, जिसके बदले में मैं तुमको क्या दे रहा हूँ? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो कि फ्रेट चार्जेस होता है। ठीक है, क्या इतना समझ में आ रहा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। द कंसाइनी अपॉन रिसीविंग द बिल ऑफ लैंडिंग acquires ownership of the good, acquires ownership of the good। तो जैसे ही कंसाइनी को मिल जाएगा उसका क्या बताओ ना, बिल ऑफ लैंडिंग, तो उसके पास डिटेल रहेगा ना कि हाँ मैं हूँ, देखो इस बिल ऑफ लैंडिंग में मेरा नाम लिखा है, तो ये मैं हूँ, मेरे को ही तुमको ये गुड देना होगा, मैं ही हूँ वो बंदा जिसको ये प्रॉपर्टी तुमको देना है। कौन देगा? मास्टर ऑफ द शिप। ठीक है, द कंसाइनी अपॉन रिसीविंग द बिल ऑफ लैंडिंग एक्वायर्स द ओनरशिप ऑफ द गुड। अगर मैं कौन हूँ? पकड़ लो मैं कंसाइनर हूँ, पकड़ लो मैं कंसाइनर हूँ, पकड़ लो मैं कंसाइनर हूँ, मैंने बिल ऑफ लैंडिंग पे तुम्हारा नाम लिखा है, तो तुम बन जाओगे, जैसे तुम रिसीव करोगे ना कॉपी ऑफ द बिल ऑफ लैंडिंग, तो कंसाइनी बन जाएगा द ओनर ऑफ द गुड्स, द ओनर ऑफ द गुड्स। क्या ही समझ में आ रहा है? तो बिल ऑफ लैंडिंग समझ में आ चुका है। बिल ऑफ लैंडिंग क्या होता है? बिल ऑफ लैंडिंग एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि 3 बंदों के पास रहता है, और ये 3 बंदे वो है जो अपने गुड्स जो है वो वाया वाटर लेकर जा रहे हैं, वाया वाटर लेकर जा रहे हैं। एक बंदा होता है द कंसाइनर, दूसरा बंदा होता है द कंसाइनी, तीसरा बंदा होता है द मास्टर ऑफ द शिप। कंसाइनर वो बंदा होता है जो अपना गुड भेजता है, एंड कंसाइनी वो बंदा होता है जो अपना गुड रिसीव करता है, एंड मास्टर ऑफ द शिप वो होता है जो गुड्स लेकर जा रहा है। समझ में आ चुका है सर? बिल ऑफ लैंडिंग को दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है चेक्स। चेक, वो गाना वाला नहीं है चेक, ये दूसरा है। चेक डेफिनेशन क्या है? ए चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इट इज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, इट मस्ट बी पेएबल ऑन डिमांड। ठीक है, चेक क्या है ये तो तुमको पता ही है सर यार। चेक तो सर एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज है, जिसके पास चेक रहेगा, जिसके पास चेक रहेगा वो तुमको चेक देगा और उस एक्सचेंज में तुम उसको पैसा दोगे। तुम कौन हो? बैंकर। ठीक है, और ये कब बैंकर को देना होगा? ऑन डिमांड, मतलब जब भी मैं चेक लेकर जाऊंगा, डिमांड करूंगा पैसे के लिए, उसको देना होगा, तो वो हो जाता है चेक। समझे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टैम्प ड्यूटी। क्या देखेंगे बताओ? स्टैम्प ड्यूटी कितना लगने वाला है? इन इंडिया चेक्स आर नॉट सब्जेक्ट टू स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, द ड्यूटी ऑन चेक्स was removed by the Act 5 of 1927 when entry 21 in the schedule was deleted। ठीक है, तो चेक्स के ऊपर क्या नहीं लगता? बताओ, स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता। तो हम लोग इस चैप्टर में वो भी देखेंगे किसके ऊपर लगता है, किसके ऊपर नहीं लगता। आगे देखो, कन्वेयंस। क्या बताओ? कन्वेयंस। कन्वेयंस का मतलब समझाओ सर। कन्वेयंस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बोथ मूवेबल भी हो सकता है एंड इमूवेबल भी हो सकता है, थ्रू अ सेल और अदर मीन्स, थ्रू अ सेल और अदर मीन्स। तो अगर मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल, थ्रू अ सेल मैं सेल कर रहा हूँ तुमको, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकता है, इमूवेबल भी हो सकता है, उसको हम लोग कन्वेयंस कहते हैं। इट रेफर्स टू एनी इंस्ट्रूमेंट बाय विच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन लिविंग पर्सन। ठीक है, इंटरव्यूअर्स मतलब 2 लिविंग पर्सन जिसके बीच में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होता है। किसी की मृत्यु हो गया है, उसके पास थोड़ी ना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकता है। बताओ, तुम कोई बंदा इस दुनिया में नहीं है, क्या उसको तुम बेच सकते हो? कोई भी चीज़ नहीं बेच सकते सर। इलीगली तो बेच सकते हैं, इलीगली बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो दिमाग में लेकर मत बैठो। सिंपल चीज़ ये है कि तुम सेल नहीं कर सकते कोई भी चीज़ किसी भी इंसान को जो जिंदा ही नहीं है। तो 2 जिंदा इंसान के बीच में ये ट्रांसफ़र होता है। समझ में आ रहा है? जिसको हम लोग कहते हैं कन्वेयंस। इट डज़ नॉट इंक्लूड अ विल। याद रखना, ये विल नहीं है। विल भी तो एक चीज़ है ना जिससे ट्रांसफ़र होता है प्रॉपर्टी। आपके पापा का प्रॉपर्टी आपके नाम पे, आपके दादूजी का प्रॉपर्टी आपके पापा के नाम पे, ये कैसे होता है? थ्रू विल। और ये विल जो है इंक्लूड नहीं करता कन्वेयंस। ये भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, लेकिन बाई सेलिंग मेथड। ठीक है, जहाँ पे हम लोग सेल करते हैं, कोई बाई करता है। चार्जेबिलिटी देखेंगे हम लोग। देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अनलेस स्पेसिफाइड प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल आर चार्जेबल एज कन्वेयंस।
ट्रांसफर स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर इन द शेड्यूल दैट आर नॉट कंसिडर्ड कन्वेंस इंक्लूड, देखो दैट आर नॉट कंसिडर्ड कन्वेंस, दैट आर नॉट कंसिडर्ड एज कन्वेंस, ट्रांसफ़र हो रहा है जो कि शेड्यूल में मैंशनड है, शेड्यूल में मेंशन है कि अच्छा ये सारा ट्रांसफ़र है, ये सारा, लेकिन वो कौन सा चीज़ है जो कि कन्वेंस हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन द शेड्यूल दैट आर नॉट कंसिडर्ड कन्वेंस इंक्लूड, मतलब शेड्यूल में लिखा है कि ये कन्वेंस नहीं होगा, इसके अलावा जो कुछ भी है वो कन्वेंस हो सकता है लेकिन ये कन्वेंस नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग, एग्जाम्पल क्या है इसको याद रखना है, कॉम्पोजिशन डीड, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, मैंने तुमको एक प्रॉपर्टी दी तो हमको प्रॉपर्टी दी, वो नहीं हो सकता। गिफ्ट, लीज, मॉर्गेज, रिकॉन्वेंस, रिलीज, सेटलमेंट, ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र ऑफ लीज, डिक्लेरेशन बाय ट्रस्ट, इन सारे मेथड से अगर हो रहा है, प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पे जा रहा है, वो कन्वेंस नहीं कहलाएगा, वो कन्वेंस नहीं कहलाएगा। सिंपल भाषा में समझाओ तो सेल अगर हो रहा है तो कन्वेंस कहलाता है उस चीज़, हम लोग कन्वेंस कह सकते हैं उसको, कन्वेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ड्यूली स्टैम्प्ड, ड्यूली स्टैम्प्ड का मतलब क्या होता है, देखो एन इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली स्टैम्प्ड इफ इट हैज़ एन एडहेसिव और इम्प्रेसिव स्टैम्प। अब हम लोग देखेंगे कि एडहेसिव स्टैम्प क्या होता है, इम्प्रेसिव स्टैम्प क्या होता है। कुछ स्टैम्प्स ऐसे होते हैं जो कि चिपकाया जाता है, जैसे कि सर समझाओ ना, जैसे कि ये मोहनलाल के हाथ में जो ये स्टैम्प दिख रहे हैं ना, इस स्टैम्प को चिपकाया जाता है। ठीक है, इस स्टैम्प को चिपकाया जाता है। और कुछ स्टैम्प्स आते हैं जो कि एकदम पेपर में प्रिंट होके निकलता है, वो समझ में आ रहा है। अच्छा, ये डिफरेंस है तो इनको समझेंगे हम लोग अच्छे से। An instrument is duly stamped if it has an adhesive or impressive of at least the proper amount. The stamp must be affixed or used according to the law enforced in India. मतलब इंडिया के लॉ के हिसाब से अब आप लोग impressed stamp and adhesive stamp लगाओगे। Governance. The amount of stamp duty required is determined by the provisions and schedules of the Stamp Act. Obviously, इस एक्ट में ना, इस चैप्टर में आप प्रॉपर तरीके से आपको सारे स्टैम्प का कितना पैसा होता है वो लिखा नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना कि क्या किसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, किसके ऊपर नहीं लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी है क्या, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये सारा चीज़, एंड कितना रुपये लगता है, नहीं लगता है, वो एक डेटा है जो आप लोग कभी भी पढ़ सकते हो, वेबसाइट से निकाल सकते हो, एंड जब प्रैक्टिस में जाओगे तब भी आप उसको ढूंढ सकते हो डेटा कि कितना स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो उसका कोई चक्कर नहीं है, आपको याद रखना है ये सारे डेफिनेशंस बहुत अच्छे से। गवर्नेंस समझ में आ चुके। द मैनर ऑफ स्टैंपिंग इज गवर्नड बाय सेक्शन 10 to 19 ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स बाय द गवर्नमेंट। पर्टिकुलर्स, details such as description and number of stamps to be used are specified under this heading. Example, an instrument requiring an impressed stamp is not duly stamped if it is only has an adhesive stamp of the correct value and vice versa. इसका मतलब ये होता है, समझो जो स्टैम्प में इम्प्रेसिव स्टैम्प जाएगा, उस स्टैम्प में अगर आप एडहेसिव स्टैम्प लगा के भेज रहे हो, एडहेसिव मतलब ग्लू करके लगा के भेज रहे हो, तो वो अगर प्रॉपर वैल्यू तुमने पेमेंट किया, देखो पकड़ लो एक चीज़ समझो, ये है आपका पेपर, एक किसी इंस्ट्रूमेंट है किसी भी प्रॉपर्टी का, इसके ऊपर पकड़ लो 20 रुपये स्टैम्प ड्यूटी तुमको पेमेंट करना होता है। दो प्रकार के स्टैम्प ड्यूटी है, इम्प्रेसिव एंड एडहेसिव। तो अगर पकड़ लो इस पेपर के ऊपर इम्प्रेसिव स्टैम्प जाना चाहिए 20 रुपये का, आपने नहीं लगाया, आपने एडहेसिव 20 रुपये का लगा के भेज दिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, instruments requiring an impressive stamp is not duly stamped if it only has an adhesive stamp of the correct value and vice versa. ठीक है, an instrument requiring an impressed stamp, याद रखना जिसमें impressed stamp होना चाहिए उसमें impressed ही होना चाहिए। तुम सिर्फ adhesive stamp लगा के भेजती हो तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बहुत ज़्यादा बवाल, समझ में आ रहा है? ओके, देखो इम्प्रेस्ड स्टैम्प एंड एडहेसिव स्टैम्प क्या होता है समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, इम्प्रेस्ड स्टैम्प क्या होता है? इम्प्रेस्ड स्टैम्प मतलब लेबल्स अफिक्स्ड है ये, एंड इम्प्रेस्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर, अफिक्स्ड है, ये फिक्स्ड रहता है पेपर के ऊपर। एम्बोस्ड और एनग्रेव्ड स्टैम्प्स दैट आर एम्बोस्ड और एनग्रेव्ड ऑफिस ऑन अ स्टैम्प पेपर, स्टैम्प पेपर के ऊपर ना वो प्रिंटेड रहता है। समझ में? सर एग्जाम्पल दिखाओ ना, इम्प्रेस स्टैम्प का एग्जाम्पल दिखाए, चलो दिखाते हैं।
दिख रहा है, ये स्टैम्प पेपर है, ये स्टैम्प पेपर है, ये स्टैम्प पेपर है एंड स्टैम्प पेपर के ऊपर ऑलरेडी प्रिंटेड स्टैम्प है, ये 500 रुपये। समझ में आ रहा है? ये होता है इम्प्रेस्ड स्टैम्प, जो ऑलरेडी इम्प्रेस्ड होता है पेपर में, स्टैम्प पेपर में। इम्प्रेस्ड स्टैम्प पेपर, ये देखो क्या लिखा है, इम्प्रेस्ड स्टैम्प पेपर। ये मैं यहाँ पे मार्किंग नहीं करवा सकता, वेबसाइट है इम्प्रेस्ड स्टैम्प पेपर, और ये ऑलरेडी फिक्स्ड है आपके पेपर में। क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा बवाल। नेक्स्ट देखो, एडहेसिव स्टैम्प तो मैंने आपको बता दिया, तो ऊपर में जो चमनलाल है इन्होंने पकड़ के रखा है स्टैम्प, ये वाला जो ग्लू से चिपकाते हम लोग, ठीक है, जो ग्लू से हम लोग चिपकाते हैं। क्या है? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? बहुत ज़्यादा ही बवाल हो रहा है सर। अच्छा, adhesive stamp definition: stamps that can be stuck to a document using any form of adhesive। ठीक है, जैसे कि पोस्टल स्टैम्प, नॉन पोस्टल स्टैम्प। पोस्टल स्टैम्प के लिमिटेड एप्लीकेशंस है, यूज्ड फॉर पोस्ट ऑफिस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, एंड नॉन पोस्टल वाइडर एप्लीकेशन है, इंक्लूड्स रेवेन्यू स्टैम्प, कोर्ट फी स्टैम्प, इंश्योरेंस पॉलिसी स्टैम्प एक्सेट्रा। ठीक है, ये दो प्रकार के स्टैम्प आप लोग देख सकते हैं एडहेसिव स्टैम्प में, पोस्टल एंड नॉन पोस्टल। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ एडहेसिव स्टैम्प: शेयर ट्रांसफर स्टैम्प, इम्प्रेस स्टैम्प, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। अच्छा, इतना आपको समझ में आ चुका होगा अब तक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे ना डेफिनेशन, भाई नेक्स्ट डेफिनेशन देख के तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, समझ में आ रहा है? बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज एक बहुत ज़्यादा वाइडर डेफिनेशन है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है ना, एक बहुत वाइडर डेफिनेशन होता है, जिससे क्या होता है बताओ, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस आ जाते हैं। देखो, अ बिल ऑफ एक्सचेंज is as defined in the Negotiable Instrument Act 1881. It includes a hundi. हुंडी इंक्लूड किया जाता है, एंड एनी डॉक्यूमेंट एंटाइटलिंग और परपोर्टिंग टू एंटाइटल अ पर्सन टू पेमेंट बाय अनदर पर्सन, ड्रॉ अपॉन अनदर पर्सन सम ऑफ मनी वेदर और नॉट द पर्सन इज नेम्ड इन द डॉक्यूमेंट। सिंपल चीज़ मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो समझते हुंडी क्या होता है सर। ये देखो यहाँ से करते, Hundis are often used in commercial transaction, particularly in rural areas and among businesses communities that have trust-based relationship. Trust है, मैंने किसी के नाम का पर्चा लिख के दिया तो उससे तुम पैसा कलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। They are prevalent in India as well as other countries in South Asia and Middle East. The use of hundi offers several advantages. They provide a flexible and convenient method of transferring fund across long distances, as they can be easily transported and redeemed at the designated location. Additionally, hundis are not subject to some same regulations and formalities as traditional banking system, making them popular in areas with limited access to formal financial service. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना? इतना समझ में आ रहा है, काफ़ी है। हुंडी देखा, एनी डॉक्यूमेंट एंटाइटलिंग और परपोर्टिंग टू एंटाइटल ए पर्सन, पेमेंट बाय अनदर पर्सन, ड्रॉ अपॉन अनदर पर्सन फॉर एनी सम ऑफ मनी वेदर और नॉट द पर्सन नेम इज इन द डॉक्यूमेंट। डेफिनेशन समझो, ये भी तो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना। हुंडी मतलब क्या? एक प्रकार का लिखित डॉक्यूमेंट जो मैं तुमको दे रहा हूँ। देखो सिंपल चीज़ और समझाता हूँ मैं यार, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ेगा नहीं हम तुमको, ठीक है? जब तक समझेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। देख 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 भाई, देख, ज़िंदगी आसान कर दूंगा। देख, प्रॉपर एक चेक देखते, चेक के हिसाब से देखते हम लोग, ठीक है? बैंक देता है किसको? इंसान को जिसका अकाउंट है। ये इंसान बैंक के पास जाता है, बैंक के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास ये पेपर है, बैंक वालों ने इशू किया है और कहा है कि ये पेपर अगर मैं तुमको दे दूं, बैंक को वापस दे दूं, तो बैंक पैसा देगा, मनी देगा। चेक समझ में आ रहा है? बैंक ने तुमको इशू किया, तुमने बैंक के पास लेकर गया, बैंक ने तुमको पैसा दिया, समझ में आ रहा है? तो जब तुमको दरकार है तब तुम ये चेक यूज़ कर सकते हो।
हुंडी समझो, हुंडी। ये दुकानदार, इसने पर्चा लिख के दिया किसी दूसरे को, ये इंसान ये पर्चा लेकर गया किसी तीसरे इंसान के पास, कहा भैया ये आर वाले भैया ने, राहुल वाले भैया ने मुझको दिया है ये पेपर, मैं बोला ये आपको देने के लिए, और अगर आपको दिया तो आप मुझको पैसा दोगे, मनी। तो सेम ही चीज़ है ना, दिख रहा है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, एक प्रकार का एक्सचेंज करने का, पैसा का एक्सचेंज, ठीक है, समझे। ये पुराने दिन का होता था, ये पुराने ज़माने में होता था, अभी नहीं होता है। एंड ये चेक वगैरह जो है ये तो अभी चलता है एकदम, ठीक है। एंड एनी डॉक्यूमेंट, हुंडी हो या फिर एनी डॉक्यूमेंट एंटाइटलिंग और परपटिंग टू एंटाइटल। सर परपटिंग क्या होता है सर, समझाओ ना। परपटिंग मतलब दिखाना, अपीयर करना कि एंटाइटलमेंट तो इस बंदे के पास है। डॉक्यूमेंट्स एंटाइटलिंग, डॉक्यूमेंट जो एंटाइटल करता है, नाम लिखा है, और परपटिंग टू एंटाइटल, या फिर नाम लिखा नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट्स कहता है कि यही है ओनर, ठीक है। पेमेंट बाय अनदर पर्सन, एंटाइटल अ पर्सन टू पेमेंट बाय अनदर पर्सन, ड्रॉ अपॉन अनदर पर्सन फॉर एनी सम ऑफ मनी वेदर और नॉट द पर्सन इज नेम्ड इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में नाम है नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो अमाउंट है, सम ऑफ मनी जो लिखा है उस पेपर में, उतना तुमको पेमेंट करना होता है। चलो ठीक है, डेफिनेशन समझेंगे। अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एंड इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, लिखित होना चाहिए, कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब होता है तुम चेक लेकर आए मेरे पास, तुम सुनो ना, तुम चेक लेकर आए मेरे पास, मैं बैंक, मैं तुमको ये नहीं कह सकता कि तुम अगर लड़का हो तभी जाके तुमको मिलेगा, या फिर तुम अगर 1 बजे से पहले आए तभी मिलेगा, या फिर तुम अगर फॉर्मल कपड़ा लगा कर आए तभी मिलेगा तुमको पैसा। मतलब ये मैं थोड़ा फ़नी वे में बता रहा हूँ, लेकिन अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कोई कंडीशंस नहीं है इस पेमेंट का, मैं चेक तुमको सबमिट किया, तुमको पैसा मुझी को देना है। साइंड बाय द मेकर, जो चेक बनाता है या जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, ठीक है। डायरेक्ट अ सर्टेन पर्सन, बैंक को डायरेक्ट कर रहा है ना, टू पे, कौन बैंक को डायरेक्ट कर रहा है पेमेंट करने के लिए, जो मेकर है जिसने लिखा है चेक, वो डायरेक्ट कर रहा है सर्टेन पर्सन, बैंक को पेमेंट करने के लिए सर्टेन सम ऑफ मनी, जितना लिखा होगा सम ऑफ मनी। पेमेंट इज टू बी मेड ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। पेमेंट किसको होगा, पेमेंट किसको करेगा बैंक, मेड ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, जो मेकर है ना वो बता देगा ना कि इस इंसान को पेमेंट करो, या फिर और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, मेरे पास ये हुंडी है तो मेरे को ही पेमेंट करना है तुमको ये नहीं सोचना है कि ये मेरा है, मुझको कहाँ से मिला। हुंडी मेरे पास है तो मतलब मैं एंटाइटल्ड हूँ, मुझको पेमेंट करना है। बियरर ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिसके पास वो होगा, जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके पास, ठीक है। जैसे चेक मेरे पास है तो मुझको तो पेमेंट। चलो, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड, ऑब्वियसली क्या बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट होता है ऑन डिमांड? आंसर है यस, यस लिख दो, इतना याद रखो बस। नेक्स्ट देखो, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो कर लिए। बॉन्ड देखेंगे हम लोग, क्या बॉन्ड, क्या देखेंगे, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। अ बॉन्ड क्या बताओ, अ बॉन्ड इंक्लूड्स, क्या करता है बताओ, इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर ए पर्सन अग्रीज टू पे मनी टू अनदर, with the obligation becoming void if a specific act is performed or not performed, ठीक है। any instrument where a person agrees to pay money to another with the obligation becoming void if a specified act is performed or not performed। भैया लॉ का भाषा पढ़ने में इतना मज़ा आता है, माँ कसम। देखो सिंपल चीज़ समझो, बॉन्ड क्या है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वेयर अ पर्सन अग्रीज टू पे,
ये पर्सन है, ये अग्री कर रहा है कि हाँ मैं पे करूँगा किसी दूसरे इंसान को, लेकिन कुछ कंडीशंस है यहाँ पे कि तुमको जो काम मैंने बोला है वो अगर तुम करोगे, या फिर तुमको जो काम मैंने बोला है नहीं करने के लिए वो अगर तुमने नहीं किया, मैं दो काम बोल सकता हूँ, एक तो करने के लिए, एक तो ना करने के लिए। अगर ये वॉइड नहीं हुआ ये काम, ये कंडीशन है यहाँ पे बॉन्ड में कि तुमने अगर ये काम किया तो मैं तुमको पेमेंट करूँगा, मैं एग्री कर रहा हूँ। या तो मैंने ये भी तुमको डायरेक्शन दे सकता हूँ कि तुमको मैं बोल रहा हूँ ये काम मत करो, तो अगर वो कंडीशन है और अगर मैंने वो काम नहीं किया तो तब भी मैं एग्री कर रहा हूँ कि मैं पेमेंट करूँगा। एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर अ पर्सन अग्रीज टू पे मनी टू अनदर विद द ऑब्लिगेशन बिकमिंग वॉइड। ये जो ऑब्लिगेशन है ना, ये ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, ये जो ड्यूटी है इसका ड्यूटी है कि ये इसको पेमेंट करेगा, अनदर पर्सन को पे करेगा, वो वॉइड हो जाएगा, वो ड्यूटी कोलैप्स कर जाएगा, वो ड्यूटी ख़त्म हो जाएगा। कब सर? वो ड्यूटी तब ख़त्म हो जाएगा इफ़ अ स्पेसिफाइड एक्ट इज़ परफॉर्म्ड और नॉट परफॉर्म्ड। कोई स्पेसिफिक एक्ट जो मैंने बोला है वो परफॉर्म हुआ है या तो ना हुआ है। समझ में आ रहा है? देखो तो ये समझे ना कि ये अग्री करेगा, इसको पैसा दूंगा मैं, लेकिन अगर यहाँ पर जो मेंशन्ड वाला एक्ट है अगर वो तूने किया तो पैसा नहीं मिलेगा, और जो मेंशन्ड वाला एक्ट है जो तुझको करना चाहिए था वो अगर तूने नहीं किया तब भी तेरे को पैसा नहीं मिलेगा, वो वॉइड हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? मैं कंडीशन के साथ आता है ये चीज़। फिर देखो, एनी इंस्ट्रूमेंट attested by a witness not payable to order or bearer where a person agrees to pay money to another। जब भी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ आए ना, मतलब ये अगर समझने में तेरे को तकलीफ़ आ रहा है, अगर तेरे को लग रहा है कि भैया ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड लग रहा है सर, ज़िंदगी में जब भी तकलीफ़ आए, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आए, तो तोड़ देना है तकलीफ़ को, धीरे धीरे समझना है, छोटे छोटे पार्ट में समझना है। जैसे एनी इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड बाय अ विटनेस, इतना समझो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड बाय अ विटनेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिस मीन्स कि वो जो डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट वो साइन हुआ है बाय द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन, उस पर्सन को हम लोग विटनेस कह रहे हैं। किसी दूसरे के प्रेजेंस में साइन होके जा रहा है तो वो विटनेस बन जाएगा। वो दूसरा इंसान जो है, तीसरा इंसान जो है, वो विटनेस बन जाएगा और दोनों पार्टी साइन कर रहा है डॉक्यूमेंट के ऊपर कि हाँ ये पेमेंट तुमको करना है और तुमको पेमेंट मुझे करना है। ठीक है, विटनेस के सामने साइन हो रहा है तो ये विटनेस बन जाएगा। तो एनी इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड बाय विटनेस का मतलब क्या होता है कि दिस मीन्स द डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय अ पर्सन हु कन्फर्म्स दैट द पार्टी इज इन्वॉल्व। विटनेस है ना, तो ये क्या करेगा? वो कन्फर्म करेगा कि हाँ जो पार्टीज इन्वॉल्व्ड है ना इस डॉक्यूमेंट में, उन लोगों ने साइन किया मेरे प्रेजेंस में उन लोगों ने साइन किया। इतना समझ में आ रहा है? नॉट पेएबल टू ऑर्डर और बियरर, इसका मतलब समझाओ सर। नॉट पेएबल टू ऑर्डर और बियरर इसका मतलब समझाओ सर। इसका मतलब ये होता है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना ये फर्दर एंडोर्स नहीं हो सकता, नॉट पेएबल टू ऑर्डर और बियरर का मतलब क्या होता है? बियरर डॉक्यूमेंट्स हम लोग क्या समझे? जिसके पास होगा डॉक्यूमेंट वो बन जाएगा मालिक उस डॉक्यूमेंट का, वो तब बियरर। जैसे अगर कंपनी लॉ तुम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है, तो हम लोगों ने शेयर वारंट समझा है ना, वारंट पढ़ा है कि नहीं तुम लोगों ने? वारंट, शेयर सर्टिफिकेट एंड वारंट सर्टिफिकेट। हाँ जी, वारंट समझा है। तो वारंट में अपने को क्या पता चलता था कि जिसके पास वो वारंट होगा वो मालिक। तो ये वो वाला फंडा नहीं है, यहाँ पर वो नहीं हो सकता, वो बियरर वाला फंडा नहीं हो सकता कि जो बियर कर रहा है वो डॉक्यूमेंट वो बन जाएगा मालिक, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट पेएबल टू ऑर्डर, या तो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ कि इसको पेमेंट कर दे, तीसरे इंसान को ऑर्डर कर रहा हूँ, एंडोर्स कर रहा हूँ, वो भी नहीं हो सकता। जिसका नाम लिखा है उस डॉक्यूमेंट में वो उसको पेमेंट करेगा, जिसका नाम लिखा है रिसीव करने के लिए उस डॉक्यूमेंट में वही रिसीव करेगा। समझे? वेयर अ पर्सन अग्रीज टू पे मनी टू अनदर, जहाँ पे ये वाला डॉक्यूमेंट जो है ना, बॉन्ड वाला डॉक्यूमेंट, इसमें क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को पेमेंट करेगा, ये एक प्रॉमिस होता है ना, कि ये वन पर्सन अग्रीज टू पे मनी टू अनदर। ठीक है, जो कि तुम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते,
एंडोर्स नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है ना बॉन्ड, जहाँ पर एक पार्टी प्रॉमिस करता है दूसरे पार्टी को तीसरे के मौजूदगी में, कोई एक विटनेस रहेगा, उसकी मौजूदगी में प्रॉमिस करता है, लिखित प्रॉमिस करता है कि भैया मैं प्रॉमिस करता हूँ तुमको मैं पेमेंट करूँगा और तुमको ही पेमेंट करूँगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। और ये लिख के किसको देगा? उस बंदे को देगा ना जिसको पेमेंट करेगा। तो वो बंदा ये पेमेंट वाला पेपर, ये बॉन्ड जो है, किसी को एंडोर्स नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि तू मुझको पेमेंट मत कर, तू उसको पेमेंट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, या तो जो जिसके पास ये रहेगा उसको पेमेंट कर देना, ऐसा नहीं हो सकता। समझे? नेक्स्ट देख, एनी इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड बाय अ विटनेस वेयर अ पर्सन अग्रीज टू डिलीवर ग्रेन और अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू अनदर। यहाँ भी सेम है कि एनी इंस्ट्रूमेंट अटेस्टेड बाय विटनेस, यहाँ पर भी विटनेस रहेगा, जहाँ पे प्रॉमिस क्या हो रहा है, अ पर्सन अग्री कर रहा है, डिलीवर करेगा ग्रेन और अदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू अनदर, तो वो भी बॉन्ड यूज़ कर सकता है। मैं अगर फार्मर हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं तुमको ये सारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट दूंगा, या फिर मेरे मेरे खेती में धान हुआ है, वो धान मैं ग्रेन्स तुमको दूंगा, ये एक प्रकार का प्रॉमिस है जो मैं कर रहा हूँ किसी तीसरे के मौजूदगी में, किसी तीसरे के विटनेस को रख के मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ और ये मैं तुमको दूंगा। तो ये भी इंक्लूड होता है बॉन्ड में। तो ये तीनों चीज़ बॉन्ड में आ जाएगा। एक्सक्लूजन ये है कि डज नॉट इंक्लूड अ डिबेंचर, डिबेंचर नहीं आएगा बॉन्ड में। क्या समझ में आ रहा है? इट डज नॉट इंक्लूड डिबेंचर। नेक्स्ट देखो, लीज देखेंगे हम लोग। क्या लीज, इसको समझेंगे अच्छे से। डेफिनेशन अंडर सेक्शन 216 ऑफ द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, अ लीज रेफर्स टू क्या? लीज ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लीज का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का लीज होना। अब ये इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है? अब पट्टा मतलब वो वाला पट्टा नहीं जो आपको गवर्नमेंट देता है कि आपका ज़मीन है ये लोकेशन में आपका, ये वाला चीज़ नहीं। ये वाला पट्टा का मतलब होता है कि एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जो इशू करता है कौन पता है? कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इशू करता है, या फिर कोई अदर रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना वो इशू करता है। और किसको इशू करता है? एक कल्टीवेटर को, जो कल्टीवेट करता है, ज़मीन से सोना निकालता है। अब सोने का मतलब वो नहीं होता लिटरली कि सोना, ज़मीन से वो कोई भी चीज़ जो है वो निकाल रहा है। समझ में आ रहा है? कल्टीवेट कर रहा है, जैसे फार्मिंग वगैरह। ठीक है, कल्टीवेट कर रहा है। और ये डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होता है पता है? लिखा होता है कि कितना प्रोपोर्शन तुम्हारा एरिया है और कितना तुम इससे निकालोगे एज रेंट। तुम ये माटी ले रहे हो, तुम ये ज़मीन ले रहे हो, इसमें तुम अपना कल्टीवेशन करोगे। अब कल्टीवेशन तुम कोई भी चीज़ का कर सकते हो। कल्टीवेशन करने के बाद तुम जो रेंट पे करोगे ना, तुमने जो वो कल्टीवेशन किया उसका एक पोर्शन तुम दोगे एज अ रेंट। समझ में आ रहा है? फिर से देखो, एन इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय अ रेवेन्यू अथॉरिटी टू अ कल्टीवेटर स्पेसिफाइंग द कंडीशंस फॉर होल्डिंग द लैंड एंड वैल्यू और शेयर ऑफ द प्रोड्यूस टू बी पेड। वैल्यू और शेयर ऑफ द प्रोड्यूस टू बी पेड मतलब कितना वैल्यू का तुमको पेमेंट करना है, कितना शेयर तुमको ऑफ प्रोड्यूस, जो तुमने उगाया है, प्रोड्यूस किया है, वो तुमको पेमेंट करना है। क्यों पेमेंट करना होता है सर? क्योंकि ये एज अ रेंट लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ चुका है ना? सर काबूलियत का मतलब समझा दो। ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जो लीजी जो है वो एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? लीजी। ठीक है, देखो, अ रिटन अंडरटेकिंग बाय अ लीजी, एक सेकेंड, टू एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द लीज एंड अबाइड बाय देम। ठीक है, कि क्या टर्म है, अगर मैं ये ज़मीन लीज पे ले रहा हूँ तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, वो उसी को काबूलियत कहा जाता है। और वहाँ पे वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इस ज़मीन का जो भी तुमने रूल्स एंड रेगुलेशन रखा है वो मैं फॉलो करूँगा। वाइल नॉट अ लीज अंडर द सेक्शन 105 द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। याद रखना, ये ट्रांसफ़र और प्रॉपर्टी एक्ट में जो लीज़ है ना वो नहीं है, ये अलग ही लीज़ है। ठीक है, ये काबूलियत है। गॉट इट? ये थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द इंडियन स्टैम्प एक्ट और इंडियन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से थोड़ा डिफरेंट है। ये समझ में आ सकता है काबूलियत क्या है? एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जहाँ पर लिखा होता है कि मैं ये ज़मीन यूज़ करूँगा, तुम्हारे टर्म्स एंड कंडीशन पे जो भी तुमने लिखा होगा मैं वो एक्सेप्ट करूँगा। नेक्स्ट देखो,
एनी इंस्ट्रूमेंट बाय विच टोल्स आर लेट. Toll refer to a tax paid for certain privileges like passing over a bridge or ferry or selling articles in a market. ठीक है, तो वहाँ पे जो तुम टैक्स पेमेंट करते हो, ब्रिज से निकलने के बाद ब्रिज का टोल पेमेंट करना पड़ता है. ठीक है, फेरी का टोल पेमेंट करना होता है. एक मार्केट में तुम बैठे हो, जो तुम सामान बेच रहे हो, वहाँ पे तुमको एक पेमेंट करना होता है, उसको कहा जाता है टोल. अच्छा, any writing or an application for a lease intended to signify that the application is granted. सिंपल चीज़ है, कोई भी राइटिंग हो जाए. देखो, any writing on an application for the lease intended to signify the application is granted. किसके लिए राइटिंग? लीज के लिए. क्या इंटेंट कर रहा है राइटिंग में? वो सिग्निफाई कर रहा है राइटिंग में जो लिखा है ना, एनी राइटिंग ऑन एन एप्लीकेशन, वो सिग्निफाई कर रहा है कि लीज ग्रांट हो चुका है, एप्लीकेशन इज़ ग्रांटेड. नेक्स्ट देखो, तो ये सब आ जाता है आपके लीज में. तो कहीं पे अगर लिखा है कि एप्लीकेशन ग्रांट है, तो वो मतलब क्या लीज ही है वो. अच्छा, समझ में आ चुका सर. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो है ना, लीज का डेफिनेशन है ये, एक बार पढ़ लेना है इसको. A license is not included in the definition of lease, इसको याद रखना. अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो. Which of the following is not included in the definition of lease as per the Indian Stamp Act 1899? आंसर है लाइसेंस. सिंपल चीज़ है. अच्छा, नेक्स्ट है प्रॉमिसरी नोट. कुछ मैं होमवर्क दूंगा, थोड़ा मैं होमवर्क दूंगा, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई. प्रॉमिसरी नोट, सिक्योरिटीज, सेटलमेंट, और ये मैं नेक्स्ट क्लास करवाऊंगा. ये वाला चीज़ क्या कहते हैं इसको, ये यहाँ से नेक्स्ट क्लास होगा. ठीक है, यहाँ से मैं सीधा स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट क्लास. चलो, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई मेरे. थैंक यू सो मच एवरीवन. हैप्पी लर्निंग गाइस. बाय बाय एंड टेक केयर.